Okay, so on Friday and Saturday we have discussed about the chemical properties of metals and non-metals. There are 5 chemical properties of metal and non-metals, and 6 or 7 physical properties of metal and non-metals. ये हमने ये स्टडी किया था कि some metals have physical properties and chemical properties also, and non-metals also have physical properties and chemical properties. So physical properties was malleability, ductility, sonority, good conductor of heat, good conductor of electricity, and hardness, lustrous, shiny. ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज थी ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज कि वो अपीयरेंस में कैसा दिखाई देता है, कि हम नेक्ड आईज से जब उसको देखेंगे, हम आईज के थ्रू जब उसको देखेंगे तो उसका अपीयरेंस कैसा होगा, कैसी उसकी स्टेट होगी, लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, क्या कलर होगा, सॉफ्ट होगा, हार्ड होगा. ठीक है, तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज. उसके बाद हमने डिस्कस की थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी वाज रिएक्शन विद ऑक्सीजन. मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते थे, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते थे. ओके, इसके बाद में जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते थे. इसके बाद आपने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड. जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं. नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड. दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी. फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस. जो मेटल्स हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं. जो मेटल्स हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, बट नॉन मेटल्स के लिए क्या बोला गया था, नॉन मेटल्स की जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो जनरली नहीं होती. तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, या इसकी बजाय आपकी बुक के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो नॉन मेटल्स हैं उनकी जो रिएक्शंस हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं नेचर के अंदर. कॉम्प्लेक्स का मतलब है उनको समझना थोड़ा मुश्किल है, उनको परफॉर्म करने के लिए भी कुछ कंडीशंस चाहिए, स्पेशल कंडीशंस, प्रेशर, टेम्परेचर. उसके अलावा हमें उसके अंदर कुछ कैटालिस्ट डालने पड़ेंगे, कुछ केमिकल्स डालने पड़ेंगे, तब जाकर के वो केमिकल रिएक्शंस होती है. ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स थे मेटल और नॉन मेटल के लिए. फिफ्थ पॉइंट क्या था, मेटल्स ऑल्सो शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो मेटल्स हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाते हैं. और मैंने आपको मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज भी बताई थी, जिसमें आपने पोटेशियम, सोडियम और इस तरह के कुछ मेटल्स के नाम लिखे थे, जिसमें आपने ये बताया था कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है और सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन सा है. जैसे कि गोल्ड और सिल्वर थे वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल थे, और हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा था, पोटेशियम. हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा था, पोटेशियम. तो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज थी. और मेटल्स भी कौन सी रिएक्शन सिखाते थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मेटल्स भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म करते थे. अब नॉन मेटल्स भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा सकते हैं. ये मैंने जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस लिखी हैं वो स्पेशली किसके लिए लिखी हैं, दीज आर फॉर नॉन मेटल्स. ये नॉन मेटल्स की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है. ये हालांकि आपकी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको नॉलेज के लिए डिस्कस कर रहे हैं. इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, और ना ही इससे रिलेटेड कोई केमिकल रिएक्शंस आपको क्वेश्चन आंसर में लिखी होगी. जनरल डिस्कशन है. अब जैसे मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज होती है, वैसे ही नॉन मेटल्स की भी रिएक्टिविटी सीरीज है. सबसे रिएक्टिव क्लोरीन गैस है, फिर क्लोरीन है, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर एंड फॉस्फोरस. दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल. तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है, क्लोरीन. और सबसे कम रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है, फॉस्फोरस. फॉस्फोरस इज द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल. ओके, तो अब इस रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर हम लोग कौन सी रिएक्शन को दिखा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को दिखा सकते हैं. अब जैसे कि यहाँ पर एक मटेरियल लिया गया है KBr. KBr इज पोटेशियम ब्रोमाइड. मैं इसका नेम लिख रहा हूँ, दिस इज पोटेशियम ब्रोमाइड. पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद क्लोरीन गैस. दिस इज क्लोरीन. पोटेशियम ब्रोमाइड किससे रिएक्ट करता है, क्लोरीन से. अब देख लीजिए क्लोरीन की रिएक्टिविटी, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, और इस सीरीज के अंदर आपको दिखाई दे रहा है सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, क्लोरीन. क्लोरीन के बाद क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर एंड फॉस्फोरस. अब क्लोरीन की रिएक्टिविटी किससे ज्यादा है, ब्रोमीन से ज्यादा है.
अगर ब्रोमीन से रिएक्टिविटी ज्यादा है तो क्लोरीन किसको डिस्प्लेस कर देगा, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ये किसको डिस्प्लेस कर रहा है, ये ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर रहा है। तो क्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस किया और क्या बना दिया, पोटेशियम क्लोराइड। दिस इज पोटेशियम क्लोराइड। और यहाँ पर ये कौन सी गैस रिलीज होगी, ब्रोमीन गैस। दिस इज ब्रोमीन गैस। ओके, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। किसकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, नॉन मेटल की। क्लोरीन एक नॉन मेटल है जिसने ब्रोमीन को डिस्प्लेस किया, ब्रोमीन भी एक नॉन मेटल है। इस रिएक्शन में भी सेम है, देखिए दिस इज सोडियम आयोडाइड। Na लिखा हुआ है तो सोडियम लिखेंगे, आई के लिए क्या लिखा जाएगा, आयोडाइड। एंड दिस इज क्लोरीन, क्लोरीन। The compound forming is sodium chloride, sodium chloride, and this is iodine gas. ये पर्पल कलर की गैस होती है, ये रेड ब्राउन कलर की होती है ब्राउनिंग गैस, ये पर्पल कलर की होती है आयोडीन। सोडियम क्लोराइड व्हाइट कलर का सॉल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड ये भी व्हाइट कलर का सॉल्ट है। क्लोरीन एक गैस है, ब्लूइश ग्रीन कलर की गैस है, ये भी ब्लूइश ग्रीन कलर की गैस है क्लोरीन। और यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो रहा है, फिर से देखिए क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। यहाँ पर देखो क्लोरीन ज्यादा ऊपर आ रही है तो इट इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, ये आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्लोरीन किसको डिस्प्लेस कर देगी, आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगी। तो यहाँ पर इस क्लोरीन ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, आयोडीन को डिस्प्लेस कर दिया और Na के साथ खुद जुड़ गया। तो क्या बन गया, NaCl, और क्या रिलीज होगी, आयोडीन। तो नॉन मेटल्स भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं। So we can say that non-metals can also show displacement reaction. Metals में भी यही लिखेंगे, metals also show displacement reaction and non-metals also show displacement reaction. ठीक है, तो दोनों ही displacement reaction दिखाते हैं। ओके, देखिए अब हम डिस्कस करेंगे मेटल्स के क्या क्या यूज है और नॉन मेटल्स के क्या क्या यूज है। दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि मेटल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नॉन मेटल्स कम इंपॉर्टेंट है, नो ऐसा नहीं है। देखिए नॉन मेटल भी इंपॉर्टेंट है, कैसे, हम लोग ब्रेथिंग कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसमें कौन सी गैस चाहिए होती है, ऑक्सीजन गैस। और जो ऑक्सीजन है O2 वो एक क्या है, वो एक नॉन मेटल है। तो बिना ऑक्सीजन के जो ह्यूमन बींग्स है, लिविंग बींग्स है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उनकी जो सेल्स हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेंगी, विदाउट ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगी, तो हमारी बॉडी भी वर्क नहीं करेगी। जो भी हम वर्क कर रहे हैं, लिखना पढ़ना, वॉकिंग, टॉकिंग, राइटिंग, रीडिंग, सीइंग, किसी भी चीज को देखना, दीज ऑल आर वर्क। तो बिना ऑक्सीजन के ये वर्क पॉसिबल नहीं हो सकते। ओके, तो ये नॉन मेटल्स जो है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले मेटल्स का यूज देखिए। मेटल्स के यूजेस के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आयरन की। आयरन, जो आयरन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है, क्योंकि आयरन के थ्रू ही हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग्स को, फैक्ट्रीज को, या सिटी को, कंट्री को, स्टेट को शेप दी जा सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो भी आर्किटेक्चर्स बनेंगे, बिना आर्किटेक्चर के तो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। हमें मान लीजिए कोई ऑफिस बनाना है, तो ऑफिस बनाने के लिए बिल्डिंग बनानी पड़ेगी ना, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और उस कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या यूज होगा, आयरन यूज होगा। आयरन किस फॉर्म में यूज होगा, आयरन रॉड की फॉर्म में यूज होगा, सरिया बोलते हैं जिसको हिंदी में। उसके अलावा किस फॉर्म में यूज होगा, आयरन गर्डर्स की फॉर्म में यूज होगा। गर्डर्स जो किस शेप के होते हैं, ये आई शेप के गर्डर्स होते हैं, द आई शेप गर्डर्स, इस तरह के गर्डर्स होते हैं। रेलवे ट्रैक पर भी यूज करते हैं ना, रेलवे लाइन जो बनी होती है, रेलवे ट्रैक जो होता है वो भी किसका बना होता है, आयरन का ही तो बना होता है। तो बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, या इसके अलावा व्हीकल्स बनाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, आयरन की रिक्वायरमेंट रहेगी। बिना आयरन के हम लोग शेप नहीं दे सकते ऑब्जेक्ट्स को, जो भी हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको शेप देने के लिए आयरन की जरूरत पड़ेगी। और आयरन से हम लोग क्या बना सकते हैं, आयरन से हम लोग स्टील भी बना सकते हैं। तो स्टील भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं, जैसे कि यूटेंसिल, बर्तन बनाने के लिए भी स्टील आता है, उसमें आयरन के अंदर मैग्नीज और निकल को मिक्स कर देते हैं। किसको मिक्स करते हैं, दो मेटल्स को मिक्स करते हैं, मैग्नीज और निकल को। वो जो स्टील बनता है वो यूटेंसिल्स के लिए, बर्तन बनाने के काम में आता है। ठीक है, तो ये आयरन के यूजेस है। अब क्या क्या यूज बताए मैंने आपको आयरन के,
आयरन का हम लोग यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन से, आयरन रॉड की फॉर्म में या आयरन गर्डर की फॉर्म में। उसके अलावा हम लोग इसको यूज करते हैं व्हीकल्स बनाने में। जो शिप्स होती हैं बड़ी बड़ी या एरोप्लेन्स होते हैं, वो भी किसके बनाए जाते हैं, वो भी उसका जो शेप दिया जाता है वो भी किससे दिया जाता है, आयरन से दिया जाता है। तो शिप्स बनाने में, एरोप्लेन्स बनाने में आयरन का यूज किया जाता है। और क्या यूज बताया मैंने, आयरन से हम लोग स्टील बना सकते हैं, और स्टील की वायर का यूज करते हैं ब्रिजेस बनाने में। आजकल जो भी ब्रिज बनाए जा रहे हैं उसमें आयरन का यूज नहीं करते हैं, स्टील का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टील का यूज इसलिए किया जाता है कि उस पर कौन सी प्रोसेस स्लो होती है, जो रस्टिंग की प्रोसेस होती है ना वो स्लो होती है। आयरन पर रस्टिंग जंग जल्दी लगता है। तो आयरन का आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके ऊपर आपको पेंट लगा के रखना पड़ेगा, इधर साइड, दोनों साइड पर। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, उस पर जंग लग जाएगी, रस्टिंग आ जाएगी, क्योंकि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। अभी मैं इसके बारे में भी बताऊंगा कि आयरन के ऊपर रस्टिंग क्यों आती है, वो हम कोरोजन के अंदर पढ़ेंगे, वो कल स्टडी करेंगे, कल या परसों जब भी टॉपिक आएगा कोरोजन ऑफ मेटल्स। ओके, तो आयरन जो है वो रस्ट करता है, लेकिन स्टील के ऊपर रस्टिंग की प्रोसेस थोड़ी स्लो हो जाती है। तो इसीलिए स्टील वायर्स का यूज किया जाता है, और स्टील के ऊपर पेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर रहा। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, जनरली नहीं होगी, स्लो रिएक्शन होगी। तो ये यूज है आयरन के। उसके बाद सेकेंड मेटल इज, मैं इसके सिंबल भी लिख देता हूँ। फर्स्ट मैंने आपको आयरन के यूजेस बता दिए हैं। सेकेंड हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एल्यूमिनियम के बारे में। एल्यूमिनियम इज Al, दिस इज द सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम। देखिए, एल्यूमिनियम एक लाइट वेट मेटल है। इसका जो वेट है, इसकी जो डेंसिटी है, वो बाकी मेटल से कम होती है, तो इसका हमें फायदा मिल सकता है। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, कार और बाइक के कुछ पार्ट एल्यूमिनियम से बनाते हैं, क्योंकि अगर पूरा का पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है या मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि कार बाइक, वो अगर पूरा आयरन से बनाएंगे तो वो काफी हैवी बनेगा। तो इसको लाइट वेट करने के लिए हम उसके कुछ पार्ट किससे बनाते हैं, एल्यूमिनियम से। लेकिन एल्यूमिनियम की कॉस्ट आयरन से ज्यादा है, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एल्यूमिनियम से नहीं बनता है। लगभग स्ट्रक्चर जो उसकी बॉडी है वो आयरन से बनाई जाती है, और अंदर के जो कुछ पार्ट्स हैं, इंजन हो गया, तो वो किसके बनाए जाते हैं, वो एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। और एल्यूमिनियम से वायर्स भी बनाई जा सकती हैं। एल्यूमिनियम से क्या बनाई जा सकती हैं, वायर्स भी बनाई जा सकती हैं, बिकॉज इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम लोग इसको वायर्स में भी यूज करते हैं। बाहर जो इलेक्ट्रिक पोल्स लगे हुए हैं रोड के ऊपर, वो जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं उनमें जो वायर्स लगी हैं, वो वायर्स किसकी होती है, वो वायर्स एल्यूमिनियम की होती है। वो वायर्स किसकी होंगी, एल्यूमिनियम की। जबकि घर पर जो वायर्स लगी हुई है वो तो कॉपर की होती है। तो घर की वाइंडिंग के लिए हम लोग कॉपर को यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, लेकिन उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। तो इसलिए हम लोग घर की वायरिंग में तो कॉपर यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट 500 किलोमीटर या 600 किलोमीटर की रेंज तक इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर रही है, तो वायर की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो इतना कॉपर यूज नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए वो किसकी वायर्स बनाते हैं, वो एल्यूमिनियम की वायर्स बनाते हैं। नेक्स्ट मेटल इज कॉपर। कॉपर इज Cu, इसको Cu से लिखते हैं। द सिंबल ऑफ कॉपर इज Cu. It is a good conductor of electricity and heat. Good conductor of electricity plus heat and heat. ये एक अच्छा कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का भी, हीट का भी। तो जनरली तो हम लोग इसको किसमें यूज करते हैं, वायर्स बनाने में यूज करते हैं। और ये हीट को भी जल्दी से ट्रांसफर करता है, इस वजह से हम इसको किसमें यूज करते हैं, इस वजह से हम इसको कंडेंसर में यूज करते हैं। एयर कंडीशनर के अंदर या रेफ्रिजरेटर के अंदर कंडेंसर लगे होते हैं, और वो जो कंडेंसर है, वो कंडेंसर का क्या काम होता है, हीट एनर्जी को रेडिएट करना। हमारे कमरे की, जैसे एयर कंडीशनर क्या करता है, एयर कंडीशनर हमारे कमरे की गर्मी को बाहर निकाल देते हैं। या उसके अंदर कंप्रेसर लगा होता है, जो किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है। आपने देखा होगा कि एयर कंडीशनर का जो आउटडोर यूनिट होता है, जो बाहर छत पे रखा गया या बाहर लगाया गया, उसके अंदर किस तरह की स्ट्रक्चर बनी होती है, ये ऐसा कंडेंसर बना होता है। एक ऐसी जाली बनी होती है, गेज बना होता है, उसके अंदर क्या लगा होता है, उसमें फैन लगा होता है। तो वो फैन क्या करता है, वो हीट एनर्जी को रेडिएट करता है आगे की तरफ। तो ये जो कंडेंसर है, ये कॉपर के बनाए जाते हैं।
अगर कॉपर के बनाए जाते हैं तो वो एयर कंडीशनर काफी कॉस्टली होते हैं, अप्रोक्सीमेट 1 लाख या 2 लाख के आसपास आते हैं वो एयर कंडीशनर। लेकिन जनरली जो हम घर पर यूज कर रहे हैं एयर कंडीशनर, उनके कंडेंसर किसके बने होते हैं? उनके कंडेंसर एल्यूमिनियम के बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं, इसी वजह से वो 30,000, 40,000, 50,000 की रेंज में आ जाता है। अगर कॉपर का बना होगा कंडेंसर तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। तो इसीलिए जनरली जो एसी है उसका कंडेंसर पूरा का पूरा कॉपर का नहीं बनाया जाता, उसका पूरा का पूरा कंडेंसर किसका नहीं बनाया जाता? कॉपर का नहीं बनाया जाता। वो किसके बनाए जाते हैं? वो एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। अगर ये अच्छा कंडक्टर है हीट का तो ये हीट एनर्जी को जल्दी रेडिएट करेगा, जल्दी से ट्रांसफर करेगा। अगर जल्दी ट्रांसफर करेगा तो कूलिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो कंडेंसर कहां पर यूज किए जाते हैं? एयर कंडीशनर में यूज किए जाते हैं। और अगर कॉपर का कंडेंसर होगा, कॉपर कंडेंसर होगा तो एयर कंडीशनर की कूलिंग कैपेसिटी, कूलिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी, जबकि एल्यूमिनियम का होगा तो उसकी कूलिंग एफिशिएंसी कम होगी, क्योंकि कॉपर ज्यादा अच्छा कंडक्टर है किससे? एल्यूमिनियम से। किसका? हीट का कंडक्टर। ओके। इसी तरह से कार के अंदर रेडिएटर लगा होता है, कार के अंदर भी क्या लगा होता है? रेडिएटर लगा होता है। आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स जो है वो कार के अंदर कभी कभार क्या करते हैं, उसके बॉनेट को ओपन करके रेडिएटर के अंदर वाटर को ऐड करते हैं। जो वाटर है वो कूलेंट का वर्क करता है। तो रेडिएटर का क्या काम है? वो रेडिएटर भी किससे बनाया जाता है? या तो कॉपर से बनाया जाएगा या एल्यूमिनियम से बनाया जाएगा, दोनों से बना सकते हैं। इससे कॉस्ट थोड़ी कम आएगी, इससे कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी कॉपर से जो बना होगा। रेडिएटर का काम होता है इंजन को ठंडा रखना, इंजन के टेम्परेचर को इंक्रीज होने से रोकता है। तो उसमें जो रेडिएटर है वो भी किसका बना होता है? कॉपर का बना होता है। कॉपर का बना हुआ है तो इंजन को कूलिंग करने की जो एफिशिएंसी होगी वो ज्यादा होगी। और अगर एल्यूमिनियम का होगा तो वही कूलिंग तो करेगा लेकिन उसको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा कूलिंग करने में। ओके, तो दिस इज द यूज ऑफ कॉपर। तो कॉपर का मेनली यूज है वायर्स बनाने में। वायर्स बनाने के अलावा हम उसको किसमें यूज करते हैं? कंडेंसर बनाने में। किसमें यूज किया जाता है? कंडेंसर बनाने के अंदर उसको यूज किया जाता है। ओके। इसके अलावा यूटेंसिल बनाने में भी करते हैं, कॉपर के बर्तन भी आते हैं तो वो भी इससे बनाए जा सकते हैं। कॉपर के बर्तन भी आते हैं, मतलब कॉपर से भी बर्तन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अच्छा एल्यूमिनियम के लिए आप एक चीज और देख सकते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल भी तो आती है। क्या आती है? एल्यूमिनियम फॉइल। खाने को पैक करने के लिए, फूड को रैप करने के लिए हम जो फॉइल यूज करते हैं वो किसकी होती है? एल्यूमिनियम फॉइल होती है। अगर नेक्स्ट सुनिए, अब नेक्स्ट मेटल जो है वो है मरकरी। जो मरकरी है हम लोग उसको यूज करते हैं क्या बनाने के लिए? थर्मोमीटर बनाने के लिए। तो नॉन मेटल्स को बाद में देखते हैं, अभी मेटल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फोर्थ वन इज मरकरी। मरकरी मेटल जनरली जो यूज होता है वो क्या बनाने में यूज होता है? थर्मोमीटर, इन द मेकिंग ऑफ थर्मोमीटर। नेक्स्ट लेड, LEAD। अच्छा मरकरी का सिंबल नहीं बताया मैंने आपको। द सिंबल ऑफ मरकरी इज Hg। लेड, द सिंबल ऑफ लेड इज Pb। जो पेंसिल लेड होता है ना, पेंसिल लीड बोलते हैं उसको लेड नहीं बोलते। पेंसिल लीड ग्रेफाइट की होती है, वो एक नॉन मेटल है, जबकि हम मेटल्स की बात कर रहे हैं। दिस इज नॉन एज लेड। ये जो लेड है इसको हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसमें एटम्स को, पार्टिकल्स को तोड़ा जाता है। देखिए आपको पता है कि सब तरह के मटेरियल्स जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से, टाइनी पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स को जब डिस्ट्रॉय किया जाता है या उनको कंबाइन किया जाता है, ऐसी प्रोसेसेस को न्यूक्लियर प्रोसेस कहते हैं, और उससे भी एनर्जी रिलीज होती है, तो उनको न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो वॉल्स होती हैं, उन वॉल्स के ऊपर लेड का क्या किया जाता है? लेड का पेंट किया जाता है। उन वॉल्स के ऊपर लेड का पेंट किया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट से बहुत तरह के रेडिएशन आते हैं। तो उन रेडिएशन से ह्यूमंस को बचाने के लिए किसका पेंट कर दिया जाता है? लेड का पेंट कर दिया जाता है, क्योंकि ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। ओके, तो लेड को न्यूक्लियर पावर प्लांट की वॉल्स को पेंट करने में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट मेटल आप लोग देख सकते हैं, कोई भी सिल्वर गोल्ड की बात कर सकते हैं, वो ज्वेलरी के लिए यूज किया जाएगा। इसके अलावा जिंक को यूज कर सकते हैं। जिंक, जो जिंक मेटल है उसके 2-3 तरह के यूज। सबसे पहला उसका यूज है गैल्वेनाइजेशन।
कौन सी प्रोसेस में? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक आयरन का ऑब्जेक्ट है और हमें पता है कि इसके ऊपर रस्टिंग आ जाएगी, जंग लग जाएगी थोड़े दिनों बाद, तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जिंक की लेयर लगा देते हैं। किसका पेंट कर देते हैं? जिंक का पेंट कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। तो अगर किसी भी आर्टिकल के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक की लेयर लगाई जा रही है तो दिस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। और इसके अलावा इसको किसमें यूज किया जाता है? ड्राई सेल्स। जो ड्राई सेल्स हम लोग यूज करते हैं ना रिमोट के अंदर, या बैटरीज हम लोग यूज करते हैं कार के अंदर या बाइक के अंदर, सेल्फ स्टार्ट करने के लिए जो बैटरी यूज की जाती है उसमें जिंक के मेटल का यूज किया जाता है ड्राई सेल्स के अंदर। ठीक है, तो ये इसका यूज है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कौन सी मेटल के बारे में बात करते हैं। क्रोमियम एंड निकल। क्रोमियम के बारे में बात करते हैं। क्रोमियम इज Cr। ये जो क्रोमियम मेटल है इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? जैसे कि आपने देखा है आपकी कार या बाइक का जो हैंडल होता है वो बहुत शाइनी होता है, चमकदार होता है। क्यों? क्योंकि उस पर क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट में मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी का एक वायर इसके साथ लगा दिया, पॉजिटिव वायर इसके साथ जोड़ दिया और नेगेटिव वायर मैंने डाल दिया किसमें? क्रोमियम के अंदर। तो ये ऑब्जेक्ट के साथ पॉजिटिव वायर लगा हुआ है और क्रोमियम का जो पेंट है उसके साथ कौन सा वायर लगा है? नेगेटिव वायर। तो मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को ऐसा क्रोमियम के अंदर डिप किया, डुबो दिया। क्रोमियम में जैसे ही डुबाया तो क्या हुआ? पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को, तो ये पेंट आकर के इसके ऊपर ऐसा चिपक जाएगा। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये आएगा आपके चैप्टर में केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट के जो केमिकल इफेक्ट होते हैं उस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक आएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो जनरली आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि क्रोमियम की लेयर लगा दी जाती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट को शाइनी बनाने के लिए। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट था, इसके ऊपर मैंने क्रोमियम की लेयर लगा दी, अब ये ऑब्जेक्ट शाइनी हो गया, चमकदार हो गया। तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इसके लिए कौन सी मेटल का यूज किया जाता है? क्रोमियम। इसके लिए कौन सी मेटल का यूज करते हैं? क्रोमियम मेटल का यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ और मेटल्स की बात करते हैं, जैसे कि मैं एक साथ लिखने वाला हूँ कौन कौन से मेटल्स हैं। गोल्ड, नाइन्थ मेटल इज सिल्वर एंड 10th इज प्लेटिनम। ये तीन मेटल्स का जनरली यूज किया जाता है ज्वेलरी बनाने में। इन तीनों मेटल्स का जनरल यूज क्या है? ज्वेलरी मेकिंग। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर भी गोल्ड और सिल्वर को यूज किया जाता है, बिकॉज गोल्ड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी का? सिल्वर। क्या बताया मैंने? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी सबसे इजीली किसमें फ्लो हो सकती है? सिल्वर में। गोल्ड को भी यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने में और प्लेटिनम मेटल को भी यूज किया जाता है। तो ये तीनों मेटल्स को ज्वेलरी बनाने में या कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के अंदर यूज किया जाता है। ओके, तो ये तीन मेटल्स हो गए। इसके अलावा सिल्वर का एक यूज और है। सिल्वर को हम लोग यूज कर सकते हैं मिरर बनाने के लिए, फोटोग्राफी के लिए। सिल्वर को किसमें यूज कर सकते हैं? इसको मैं अलग से लिख देता हूँ स्पेशली। सिल्वर को हम लोग यूज कर रहे हैं किसमें? फोटोग्राफी में। इसके अलावा हम इसको यूज कर रहे हैं मिरर्स बनाने में और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज कर रहे हैं। देखिए मिरर कैसे बनाया जाता है। मिरर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लास लेते हैं, कांच लेते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। तो ट्रांसपेरेंट ग्लास के एक तरफ हम लोग किसकी पॉलिश कर देते हैं? सिल्वर की पॉलिश कर देते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास ये ट्रांसपेरेंट ग्लास था और इस ग्लास के एक साइड मैंने सिल्वर की पॉलिश कर दी। अब क्या होता है, लाइट यहां से आती है, टकराती है, दूसरी डायरेक्शन में मुड़ जाती है। लाइट एक डायरेक्शन से आती है, टकराती है और दूसरी डायरेक्शन में मुड़ जाती है। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। ये हमारा एक मिरर था, लाइट यहां से आई और यहाँ पर टकराई और दूसरी डायरेक्शन में मुड़ गई। तो हमने इस फिनोमेना को क्या बोला? इस घटना को क्या बोला? रिफ्लेक्शन। तो जो मिरर है वो रिफ्लेक्शन पे काम करता है। जो मिरर है वो कौन सी घटना पे वर्क करता है? कौन से फिनोमेना पे वर्क करता है? रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। तो ये जो मिरर है ये किससे बनाए जाते हैं? ये सिल्वर से बनाए जाते हैं, जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अगर वो लाइट को कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मिरर। दैट इज कॉल्ड मिरर। ओके, ये मिरर भी आपके टॉपिक के अंदर आएगा।
जिसमें आप लाइट के चैप्टर्स दे रखे हैं आपकी बुक में, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन क्या है। तो एडमिट पूछ लो। ओके स्टूडेंट्स, टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। ये मेटल्स के यूज थे जो भी मैंने आपको बताए। अभी हम नॉन मेटल्स के यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। मिस्टर यस, Mr. Yes, please unmute yourself.